हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर मैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ। और इस दफ़ा गोल्ड के वीकली एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि गोल्ड अपनी ऑल टाइम हाइज पे है। इट्स अ वेरी ट्रिकी मूवमेंट। जियोपॉलिटिकल क्या टेंशन चल रही है जिसकी वजह से गोल्ड इतना अपसाइड पे गया है और डॉलर इंडेक्स क्या इतना गिरा है जितना गोल्ड अपसाइड पे गया। क्या 10 ईयर यील्ड इतना गिरा है? क्या रिलेशन एंड कोरिलेशन सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड इतना अपसाइड पे क्यों भाग रहा है। सारी रीजन जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर इरफान फानी साहब और शकील साहब भी होंगे। एसएमसी के एनालिसिस करेंगे और मैं भी बताऊंगा किस तरीके से लास्ट टाइम ने हमें मार्केट ने हंट किया, ट्रैप किया, और क्या लास्ट टाइम जो गोल्ड को मैंने सेल करवाया था वो सही था या गलत था। सारी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। और आपको पता ही है कि हम फंडामेंटल, सेंटीमेंट और टेक्निकल एनालिसिस तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कोर्ट रिपोर्ट और ओपन इंटरेस्ट भी दिखाता हूं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देर नहीं करते, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज नईल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की अहम फंडामेंटल और फाइनेंशियल न्यूज और उनके इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट पर। 26 मार्च 2024 न्यू होम सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा। 6,75,000 न्यू होम सेल एक्सपेक्टेड से 6,62,000 न्यू होम सेल एक्चुअल नोट किया गया। एक्चुअल डाटा एक्सपेक्टेड से कम नोट होने की बिना पर डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर बढ़ा और डॉलर ने बेरिश मूव करना शुरू किया। 26 मार्च 2024 ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स 1.2% एक्सपेक्टेड से 1.4% एक्चुअल नोट किए गए। 26 मार्च 2024 सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा 106.9% एक्सपेक्टेड से 104.7% एक्चुअल नोट किया गया। एक्चुअल डाटा एक्सपेक्टेड से कम नोट हुआ जिससे डॉलर इंडेक्स पर प्रेशर बढ़ा और डॉलर ने बेरिश मूव करना शुरू किया। 28 मार्च 2024 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के अहदाफ 3.2% एक्सपेक्टेड से 3.4% एक्चुअल नोट किए गए। जीडीपी टारगेट को 0.2% इंक्रीज किया गया। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री -0.700 मिलियन एक्सपेक्टेड से 3.2 मिलियन एक्चुअल नोट की गई। 28 मार्च 2024 इनिशियल जॉबलेस क्लेम 2,12,000 से 2,10,000 एक्चुअल नोट किए गए। 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते में S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किया जाएगा। इस हफ्ते में ISM पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग और ISM पीएमआई सर्विसेज के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किए जाएंगे। आने वाले हफ्ते में क्रूड ऑयल इन्वेंट्री और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किए जाएंगे। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जे पॉवेल आने वाले क्वार्टर की तरजीहात को डिफाइन करेंगे। 1 मार्च 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते में नॉन फॉर्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किए जाएंगे। इन डाटाज की बुनियाद पर आने वाले हफ्ते की फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात को डिफाइन किया जाएगा। गुज़िश्ता हफ्ते यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सिंगापुर कार्गो जहाज ने रिवर पोल को हिट किया जिससे 2.5 किलोमीटर लंबा पुल मलबे का ढेर बन गया। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटा सा एक्सीडेंटल फैक्टर था, लेकिन इसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक सवालिया निशान लगा दिया। एक्सीडेंट के फौरन बाद US 30 डाउन ट्रेंड का शिकार हुआ। जो बाइडेन ने बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के साथ फंड रेजिंग कैंपेन का आगाज किया और आइंदा इलेक्शन के लिए $48 बिलियन के फंड इकट्ठे किए। वहीं फंड रेजिंग के दौरान हजारों अमेरिकन ने एहतजाज किया और फलस्तीन के निहत्ते बाशिंदों के कत्लेआम का जिम्मेदार जो बाइडेन को करार दिया और जो बाइडेन से इस्तीफे का मुतालबा किया। हजारों इस्राएली बाशिंदों ने अमेरिकन बाशिंदों के साथ मिलकर दुनिया
दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया और नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर हजारों ह्यूमन एक्टिविस्ट ने फलस्तीन के साथ फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया और उधर रेड सी में हमास, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फोर्सेस, यूनाइटेड किंगडम और यूएस फोर्सेस के दरमियान चपकलश जारी है। गुज़श्ता हफ्ते रशिया में कंसर्ट हॉल पर हमला हुआ। इस हमले के दौरान हंड्रेड्स ऑफ पीपल अपनी जान से हाथ धो बैठे। तमाम हमला आवरों को यूक्रेन के बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। दाइश ने रशिया हमले की जिम्मेदारी को कबूल किया। रशियन खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इस हमले के पीछे मौजूद हैं और उधर हमले से 2 दिन पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अलर्ट जारी किया था। फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन को $28 बिलियन का असलहा फराहम किया। गुज़िश्ता हफ्ते फाइनेंशियल मार्केट, स्पेशली डॉलर इंडेक्स और गोल्ड ने कंफ्यूज किए रखा और गोल्ड ने अपना हाई $2234 का मैजिकल फिगर अचीव किया। अगर आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बरकरार रहती हैं तो गोल्ड अपने बुलिश ट्रैक को फॉलो करता हुआ $2415 के मैजिकल फिगर तक पहुंच सकता है। एज ए फाइनेंशियल इंडिविजुअल ट्रेडर्स आप अपने तमाम मालियाती फैसले जियोपॉलिटिकल टेंशंस को मद्देनजर रखते हुए अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वीक में होने वाले इम्पोर्टेड फंडामेंटल इवेंट्स और कैलेंडर इवेंट्स, उनका क्या इम्पैक्ट आया मार्केट में। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैलेंडर इवेंट आ रहा है वो न्यू होम सेल का था, जो कि नेगेटिव आया था और इसकी वजह से मार्केट में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिली। ड्यूरेबल गुड ओके ही थी, इतना कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं था और थोड़ी सी पॉजिटिव थी, थोड़ी सी बराबर थी, तो ओवरऑल इसको हम पॉजिटिव ही मानेंगे। अच्छा जी, S&P का जो कंपोजिट है वो 100 आया। इसके अलावा रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है वो नेगेटिव आया और बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया, डबल से भी ज़्यादा, यानी कि इसको फोरकास्ट किया जा रहा था -5 और ये -11 आया, तो ये मार्केट में काफ़ी बड़ा इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया था। इसके अलावा फाइनल जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर पॉजिटिव आया, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा जो है ना इतना डेंट क्रिएट नहीं करता जितना मंथली या वो इंस्टेंट डाटा क्रिएट करता है। जितना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थे वो थोड़े से ठीक ही आए, मतलब 2,12,000 लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे और अभी 2,10,000 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फाइल किया। तो ये आलमोस्ट डाटा आप इसको पॉजिटिव भी नहीं कह सकते और नेगेटिव भी नहीं कह सकते, 100 डाटा था। आप 2000 से क्या ही फ़र्क पड़ेगा इतनी बड़ी इकोनॉमी को। फाइनल जीडीपी प्राइस 100 डाटा आया, 1.6 फोरकास्ट किया जा रहा था, 1.6 ही आया। शिकागो पीएमआई नेगेटिव आई। ये वो सारे डाटाज़ हैं, ये परचेजेज मैनेजर इंडेक्स, यानी कि ये सारे डाटाज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो नेगेटिव आ रहे हैं, जो डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बेरिश मोमेंटम की वजह बन रहे हैं। इसके अलावा पेंडिंग होम सेल्स हैं, वो पॉजिटिव डाटा आया, 1.4 के एक्सपेक्ट किया जा रहा था, 1.6% आया, तो ये पॉजिटिव था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी मिशिगन के कंज्यूमर सेंटीमेंट पॉजिटिव थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन वो मार्केट के ऊपर इतना बड़ा पॉजिटिव किरदार नहीं अदा कर सके। और कोर पीसीई प्राइस ये सेम टू सेम आया डाटा, गुड्स ट्रेड नेगेटिव आया, ये भी ट्रेडेबल बैलेंस जो है ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और ये भी नेगेटिव आया। ठीक है जी, तो ये पोल का एक छोटा सा कमेंट है जिनके ऊपर उन्होंने यही दोबारा से इजहार किया कि हम 2% पे अपनी इन्फ्लेशन को लेके आएंगे। और इन्होंने जो कहा है कि हम अपनी लेबर मार्केट की जो वीकनेसेस हैं वो देख रहे हैं और इसके ऊपर हम अपनी पॉलिसीज़ को बनाएंगे, और वो शायद अब जो जून में रेट कट की सोच रहे हैं वो भी अपनी लेबर मार्केट और इन्फ्लेशन की वजह से ही देख रहे हैं। खैर, आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीक के इकोनॉमिकल कैलेंडर्स के ऊपर नज़र रखते हैं कि कौन कौन से कैलेंडर इवेंट्स हैं और उनके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैं क्वार्टर और डॉलर इंडेक्स को भी स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्टली मंडे को जब कर रहा हूँ। मंडे को भी काफ़ी ज़्यादा बैंक हॉलीडेज़ हैं और मार्केट शायद बंद ही रहे, और जिस तरह के ये मार्केट बंद रही
फ्राइडे वाले दिन। सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के कैलेंडर इवेंट्स की। तो उनमें सबसे पहले मंडे को इवेंट न्यूज़ है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMIs और सर्विसेज और कंज्यूमर स्पेंडिंग वगैरह है, लेकिन शायद मार्केट ऑफ ही रही। जिस तरह के जुमे वाले दिन भी न्यूज़ थी लेकिन मार्केट ऑफ ही रही थी। ट्यूसडे को जॉब्स ओपनिंग है और फैक्ट्री ऑर्डर है, और इसके अलावा FOMC के एक मेंबर विलियम बात करेंगे, FOMC के मेंबर एक मास्टर बात करेंगे और डेली बात करेंगे। तो ये ट्यूसडे की इम्पोर्टेंट इवेंट है। अगर हम बात करें बुध वाले दिन की, तो बुध वाले दिन के अंदर थोड़ी सी हलचल नजर आएगी, क्योंकि बुध वाले दिन हमारे पास ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है, फाइनल सर्विसेज PMI का डाटा है, इसके अलावा ISM सर्विसेज PMI का डाटा है, एंड फेड चेयर पोल भी बात करेंगे। ये देखना पड़ेगा कि वो किस फॉरम पे बात कर रहे हैं और किस तरीके की बात कर रहे हैं और कितनी देर बात करेंगे, तो वो उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि मार्केट में मोमेंटम आएगा या नहीं। तो ये रात को 9 बजे बात करेंगे और प्रोबेबली हम लाइव ही होंगे इंशाल्लाह। थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, FOMC के मेंबर 2 बात करेंगे। जुमेरात वाले दिन आपको पता है इस दफ़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है वो बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम तो 210 आए, यानी कि 2,10,000 आए थे। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि वो शायद बढ़ जाए। अगर हम बात करें जुमे वाले दिन की, तो जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है हर मंथ का पहला जुमा होता है वो NFP का होता है। तो सबसे बड़ा जो इवेंट है जुमे वाले दिन वो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी कि NFP का है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग भी आएगी, और 1-2 मेंबर भी बात करेंगे FOMC के। सो ये वीक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, और इसमें शायद डॉलर इंडेक्स के हवाले से कोई अच्छी खबर हमें देखने को मिले, और शायद डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा अपसाइड पे मूव भी करे। चलिए अब बढ़ते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे, और डॉलर इंडेक्स को स्टडी कर लेते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर। अगर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स की जो मंथली कैंडल क्लोज हुई है मार्च के महीने में, वो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्लोज हुई है। डॉलर इंडेक्स में बजाते खुद कोई वीकनेस नहीं है। जो गोल्ड के अंदर अप मोमेंटम चल रहा है उसकी रीजंस कुछ और हैं, वो फंडामेंटल रीजंस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और वो एक नहीं, 10 से 15 रीजंस है जिसकी वजह से डॉलर गोल्ड जो है वो अपसाइड पे जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी अपसाइड पे जा रहा है। खैर ये देखें, ये डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की कैंडल क्लोज हुई है मंथली में, ये तो मुझे दिखा रही है कि डॉलर इंडेक्स मजीद इट विल रिमेन बुलिश, ठीक है। लेकिन अगर मैं वीकली कैंडल की बात कर लेता हूँ तो वीकली भी ठीक ही है। लास्ट 2 वीक इंतहाई बुलिश थे और इस दफ़ा एक छोटी सी डोजी थी, तो वीकली भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग ही है, और डेली भी डॉलर इंडेक्स अपने उसी एवरेज प्राइस पे है जहाँ पे होना चाहिए इसको, यानी कि एवरेज एक रेजिस्टेंस लाइन जो होती है डॉलर इंडेक्स वहाँ पर ही है। तो ये बात साबित हो गई कि जो डॉलर इंडेक्स के अंदर कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन गोल्ड के अंदर अभी भी बुल पावर मौजूद है। जल्दी जल्दी मैं 10 ईयर यील्ड की बात कर लेता हूँ। 10 ईयर यील्ड भी बस ओके, उसके अंदर तो इतना वॉल्यूम है ही नहीं, और कैंडल भी जो है वो मंथली की बस ठीक ही क्लोज हुई है, ना इतनी बुलिश और ना इतनी बैरिश, लेकिन थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे ज़्यादा वीक है, जो कि मार्केट को अप साइड पे धकेलने में हेल्प करेगी। ले जी, अब आते हैं अब अपने गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। लेकिन गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले गोल्ड के फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर जो कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, ये मारुबुजो बुलिश है, विच एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मारुबुजो बुलिश क्लोज होगी, और 2041 से लेके ये 2241 तक जा पहुंची है, ठीक है। यानी कि $200 की कैंडल मार्च 2024 में क्लोज हुई है। ये एक अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट की है गोल्ड ने, जो कि आने वाले दिनों में मजीद स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम का एक पैगाम दे रही है हमें। और मार्केट कह रही है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस नहीं है, मेरे नेड़े भी ना आए हो जाते, मैं उत्ते चली है। उसकी वजह कुछ ये है कि पूरी दुनिया में रिस्क सेंटीमेंट बिगड़ रहा है, जिसके अंदर आप सबसे पहले आर्मेनिया और अज़रबैजान की जो आपस में चपकलिश है ये नोट कर लें। इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मामला ख़राब हुए हैं इसमें भी इंडिया अपनी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कहत जो फ़लस्तीन में आया हुआ है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा
जो बाइडन जो फंड रेजिंग कंपेन कर रहा था, जगह जगह पे उसको मुंह की खानी पड़ी, हर जगह पे उसको एहतजाज का सामना करना पड़ा। पूरे अमेरिका में इस टाइम जो बाइडन और नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और जंगबंदी के लिए कहा जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस टाइम पूरे थ्रू आउट द वीक इनके ऊपर लान तान की जाती रही। जो बाइडन जब फंड रेजिंग कंपेन कर रहा था, अपनी इलेक्शन कंपेन कर रहा था, तो लोग उसको कह रहे थे कि रिज़ाइन करो, जो भी फ़लस्तीन में हो रहा है वो तुम ही करवा रहे हो। तो लोग नेतन्याहू से ज़्यादा जो बाइडन से बिगड़े हुए हैं अमेरिका में लास्ट वीक में एक पुल भी तबाह हो गया। शिकागो का कोई जहाज़ टकरा गया एक पुल से। ये भी एक सवालिया निशान है। अमेरिकन जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर के एक जहाज़ टकराया और पूरा का पूरा पुल जो है वो मलबे का ढेर बन गया। जो बाइडन अपनी इलेक्शन कंपेन में काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रहा है और उसके ऊपर जगह जगह पे एहतजाज हो रहे हैं। ना सिर्फ जो बाइडन के घर के बाहर, जो बाइडन हर जगह जहाँ पे जाता है वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, बल्कि नेतन्याहू के घर के बाहर भी लोगों ने धरना दिया इसराइल में। उसकी वजह क्या है कि 250 रुपये में मिलने वाला, या आप ये समझ लें $250 में मिलने वाला एक आटे का थैला है, वो $1200 में सेल किया जा रहा है फ़लस्तीन में। कहता है एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रीज़न इन एहतजाजात में तेज़ी और मार्केट में इतना जो पैनिक है उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ने जंग मज़ीद तेज़ कर दी है। जितना दुनिया के उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि तुम जंग बंदी करो, कहत साली है और जंग है तो तुम जंग को बंद करो, उतना उसने जंग को तेज़ कर दिया। और ऐसा मालूम हो रहा है कि सारा का सारा फ़लस्तीन तबाह करके और पूरा का पूरा फ़लस्तीनी लोगों को मार के ही ये जंग रोकी जाएगी और उनकी नस्ल कुशी जारी है। और कहत तो वहाँ पे ऑफिशियल डिक्लेयर हो चुका है। तो गज़ा की सूरत हाल बहुत बुरी है और उनके अंदर कहत भी आ गया है और जंग मुसलसल जारी है और नेतन्याहू ने उसको मज़ीद तेज़ कर दिया है और उसके ऊपर कोई भी नरमी नहीं की जा रही। इसके अलावा रेड सी की टेंशन मज़ीद बढ़ती जा रही है। रेड सी टेंशन की वजह से यूनाइटेड नेशन और बागियों के दरमियान जंग मुसलसल जारी है और जिसकी वजह से ऑयल सेक्टर और शिपिंग का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि गोल्ड की प्राइसेस में भी ऑल टाइम हाई जंप किया है। इस कंडीशन में चाइना और ताइवान की जंग को भी नज़र में रखें। चाइना मुसलसल ताइवान के ऊपर फ़ज़ाए निगरानी रखे हुए है और ताइवान के ऊपर अपनी हाकमियत और प्रेशर को बिल्ड करना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ताइवान और चाइना दोनों में इलेक्शन है और चाइना चाहता है कि ताइवान के अंदर वो वाली पार्टी इलेक्शन जीते जो कि चाइना के हक़ में नरम गोशा रखती है। इसी तरह चाइना के अंदर भी इलेक्शन है और इंडिया के अंदर भी इलेक्शन है इस साल और अमेरिका बादर के अंदर भी इलेक्शन है। रूस में इलेक्शन हो चुके हैं और आपका पुतिन दोबारा से इक़्तिदार में आ गया है और पुतिन के इक़्तिदार में आने की वजह से दुनिया में जंग का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पुतिन ने आते ही धमकी दी थी कि वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार हो जाओ और हम लोग तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ा जुमला था और इसकी वजह से गोल्ड में आपको इतनी बड़ा मोमेंटम और इतना बड़ा बुलिश कैंडल देखने को मिला। तो ये कुछ टेंशन्स थी, फंडामेंटल्स। आई होप इंशाल्लाह मैंने सारी आपको गाइड कर दी हैं। एनीहो मैं चलता हूँ अब गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और फिर उसके बाद कोर्ट रिपोर्ट भी देखेंगे। अगर मैं कोर्ट रिपोर्ट देखूँ सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में लॉन्ग आए हैं 3641 और शॉर्ट आए हैं 5000 के करीब। तो इसमें तो मिला जुला रुझान है, लेकिन सबसे पहले मैं गोल्ड के अपने टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद मैं फिर इंशाल्लाह इसकी कोर्ट रिपोर्ट पे भी नज़र डालूंगा। मंथली में गोल्ड बुलिश है। लास्ट वीक गोल्ड को मैंने सेल करवाया था या मैं सेल में देख रहा था। इस कैंडल को देख के मैंने सेल की एंट्री ली और मुझे स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ा। क्यों? ये वाली कैंडल एक डोजी क्रिएट की थी, इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं, और मुझे लगता था कि अगली कैंडल एक बेरिश कैंडल बनेगी और उसकी कन्फर्मेशन हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका माय डियर फ्रेंड। इस कैंडल को तो रिजेक्ट कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। सिर्फ यही एक वजह नहीं थी गोल्ड को सेल करने की लास्ट वीक,
मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसकी वजह एक डेली की कैंडल भी थी, ये कैंडल, ये 2 कैंडल्स थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मार्केट डाउन ही जाएगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे जब बुलिश क्लोज हो गई अगले दिन, ये वाली कैंडल, तो ये पिछले सारे पैटर्न उसने, ये वाली कैंडल जब बुलिश क्लोज हुई तो पिछले दोनों पैटर्न उसने रिजेक्ट कर दिए। तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट मजीद अपसाइड पे जुमेरात को गई है और बहुत ज़्यादा बुलिश गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, स्टॉप लॉस हिट हुआ ज़रूर मेरा, लेकिन मेरे जो दादा उस्ताद के मेंबर्स था उनका मैंने नहीं हिट होने दिया। उसकी वजह क्या थी? दादा उस्ताद में मैंने ये ट्रेड बाय रिटर्न लिख के दी थी और चार्ट पे ड्रॉ करके दी थी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो ट्रेड थी जो कि मैंने दी थी दादा उस्ताद के ग्रुप में बाय रिटर्न लिख के, और ये मेरे ख्याल से मंगल वाले दिन हमारी लाइव स्ट्रीम में भी ये चलती रही कि गोल्ड को सेल करेंगे हम। लेकिन जैसे ही डेली की कैंडल बुलिश क्लोज हुई तो मैंने अपना सिग्नल चेंज कर दिया और मैंने कह दिया कि इट्स नॉट वैलिड, और मैंने वॉइस मैसेज भी कर दिया सुबह 5 बजे, 5:30 बजे कि नॉट वैलिड नाउ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि अगर क्लोजिंग जाके बुलिश हो गई है तो हमारे पहले वाले पैटर्न जितने थे उनका प्रोग्राम बढ़ गया, यानी कि वो वाले प्रोग्राम रिजेक्ट हो गए, वो वाले पैटर्न रिजेक्ट हो गए। मार्केट ने हमें अप्रूवल देने की बजाय, ग्रीन सिग्नल देने की बजाय रेड सिग्नल दे दिया। तो मैंने अपने ग्रुप में अपडेट कर दिया कि भाई अब आप गोल्ड को सेल नहीं कर सकते, अब वेट करेंगे हम। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी, मैंने इसको एक्सप्लेन करना आपके लिए ज़रूरी समझा, क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं कि हमने लास्ट वीक गोल्ड को सेल में ही देखा। नो, हमने सेल में देखा ज़रूर, गोल्ड वीकली एनालिसिस में भी मैंने बोला, लेकिन जब हमारे पैटर्न्स, जो मैंने पैटर्न बताता हूँ, उनकी रिजेक्शन हो गई तो फिर हम निकल आए। और मुझे तो स्टॉप लॉस का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मेरे बाकी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको मैंने बता दिया था कि इट्स नॉट वैलिड, वो बच गए। एनीहो, अब ये जो मंथली क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग इतनी ज़बरदस्त शानदार हो गई है, वो हमें ये बता रही है कि कहीं ना कहीं हम अगला वीक गोल्ड में बुलिश मोमेंटम बहुत तगड़ा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हालात चेंज होते हैं। अभी मंथली कैंडल, वीकली कैंडल मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मंथली कैंडल मारूबुजो बुलिश है, और हमारी जो लॉन्ग टर्म गोल्ड को बाय किया हुआ है उसका टेक प्रॉफिट अभी काफ़ी दूर है, 2350 करीब करीब हमारा टेक प्रॉफिट है। लेकिन मारूबुजो कैंडल बुलिश है मंथली में, वीकली में भी मारूबुजो बुलिश है, और डेली के अंदर भी मारूबुजो बुलिश है, और मेरे ख्याल से आर्ली में भी मारूबुजो बुलिश ही कैंडल्स हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रायंगल भी ट्राई किया था, और ट्रायंगल की मदद से भी हमने बाय करके थोड़ा सा अर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन नो व्हाट नेक्स्ट, अब यहाँ पे सरप्राइज है, यहाँ पे ट्विस्ट है। ये मारूबुजो बुलिश कैंडल तो ज़रूर बनी है, लेकिन आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है। मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो उसके गैप्स को आपने देखना है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी मार्केट में नई कैंडल ओपन होती है, मंथली और वीकली और डेली, तो सबसे पहले वो थोड़ा सा रिवर्स जाती है और उसके बाद मार्केट वो बुलिश जाती है। हुआ क्या था लास्ट वीक जब मैंने गोल्ड को सेल करवा लिया था, और जब मैंने गोल्ड के अंदर क्लियरली सेल देखा था लास्ट वीक, तो मैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस हफ्ते को रिकॉर्ड करवा के तो चला गया इस्लामाबाद और मरी में। जब मैं इस्लामाबाद मरी पहुंचा तो वहाँ पे एक नई डेवलपमेंट सामने आई जो कि उस वक्त नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फेसबुक पे उसी टाइम वीडियो बना के अपडेट कर दिया कि भाई अब ये नई डेवलपमेंट हो गई है, और अब जो मैंने एनालिसिस किए थे वो इनवैलिड हो चुके हैं। मैंने फेसबुक पे उसी टाइम वीडियो डाल दी थी। यहाँ पे देखें आप, कैसे हैं आप। अभी खबर मिली है, आज तारीख है 23 मार्च 2024। अभी खबर मिली है कि मॉस्को में इंटरटेनमेंट सिटी, यानी कि रूस में इंटरटेनमेंट सिटी के अंदर एक धमाका हुआ, दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जाम बहक हो गए हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी लोग हुए हैं, और अभी जानी और माली नुकसान का जो अंदाज़ा है वो लगाया जा रहा है। यानी कि 6 दिन पहले, यानी कि उसी रात को ये बात है, हफ्ते की रात को मैं दिन को मैं रिकॉर्ड करवा के गया हूँ गोल्ड वीकली एनालिसिस। मैंने बोला गोल्ड इंशाल्लाह सेल होगा, और यही उसकी चांसेस हैं। जब मैं इस्लामाबाद और मरी पहुँचा हूँ, मरी को रात को पहुँचा तकरीबन 10-11 बजे, तब मुझे ये ख़बर मिली है रास्ते में ही कि भाई 130 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और अमेरिका जो है वो उसने पहले ही बता दिया था रूस को कि भाई अटैक होगा, और रूस ने डायरेक्टली इसका ज़िम्मेदार अमेरिका को ठहराया है कि ये बारिस्ता
यूक्रेन के अमेरिका ने ये हमला करवाया है और अमेरिका अब हमारे घरों में आके हमला करेगा तो अब हम भी अमेरिका के घरों में जाके हमला करेंगे। हम वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न जो गोल्ड इतना ज़्यादा बुलिश गया है। और ये जब हमें जंग लगेगी तो गोल्ड इतना ऊपर जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह करे ना ही लगे, क्योंकि मार्केट पहले ही उन चीज़ों को असरात को ऑब्जॉर्व कर रही है। और एक बहुत बड़ी वजह यह भी है गोल्ड के अपसाइड पे जाने की कि गोल्ड के इस टाइम परचेजिंग हाई डिमांड है। क्यों हाई डिमांड है? क्योंकि रूस गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर रहा है, इंडिया बाय कर रहा है, चाइना बाय कर रहा है। हु इज़ गोना बी नंबर 1 इन दिस वर्ल्ड? कौन दुनिया में नंबर 1 पार्टी बनेगी? अब उसकी जंग जारी है। सो उस चीज़ के लिए मैंने आपको पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट कर दिया था। अब जो लोगों ने आधी अधूरी बात सुनी और हर चीज़ पर नज़र नहीं रखते, जाहिर है फिर वो अपने लॉसेस के खुद जिम्मेदार होंगे। खैर, अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक दोबारा रिट्रेसमेंट लेके 2205 तक दोबारा अपसाइड पे जाने के चांसेस हैं। 2260 2270 को टच करने के चांसेस हैं। और फिर उसके बाद मैं गोल्ड के आपको कोर्ट रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। गोल्ड की कोर्ट रिपोर्ट में लॉन्ग जो हैं अब एग्जिट हो गए हैं। 13,085 लोग एग्जिट हो गए हैं लॉन्ग में और 10,000 शॉर्ट्स में भी एग्जिट हो गए हैं। लास्ट टाइम भी अगर आप देखें, लास्ट मेरी वीडियो उठा के, तो उसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही एग्जिट हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रॉफिट टेकिंग अरूज पे है। नए लोग भी हर जगह से लॉन्ग और शॉर्ट हर जगह पे एग्जिट ले रहे हैं और अब ज़्यादा जो लोग जो हैं वो बाइंग से एग्जिट ले रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अब मंथली की क्लोजिंग है। अब मार्केट हो सकता है थोड़ा सा गैप ले, लेकिन हो सकता है मार्केट गैप वो ना ले और पहले अपसाइड पे जाना वो बेहतर समझे। तो अब गोल्ड जो है बड़े ट्रिकी पॉइंट में दाखिल हो चुका है। अब यहाँ से बाय करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हम ये चाहेंगे थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, फिर उसके बाद हम बाय करें। और यहाँ से सेल करना स्टॉप लॉस हिट करवाने के बराबर है। याद रहे, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करने वाले आज भी नाकाम थे, कल भी नाकाम थे और आने वाले कल में भी नाकाम रहेंगे। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग ना करें। और ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए और आप लोगों की लर्निंग के लिए। और इनको आपने मलहूज़ ख़तर रख के ही अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मैं तो गोल्ड का मंडे तो छुट्टी है, ट्यूसडे वाले दिन जब लाइव आऊँगा तब देखूंगा कि मैंने क्या, जब मार्केट की ओपनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और आज हफ्ता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल इतवार है, 2 दिन में क्या डेवलपमेंट होती है उसके बाद ही अब अगली प्रेडिक्शन दूंगा। आई एम नॉट नॉक आउट राइट नाउ कि मैं अभी मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं आपको कहने के काबिल, यहाँ से मैं आपको बाय नहीं करवा सकता। अभी जो मार्केट की मारो बुझो बुलिश क्लोज हुई है इसके अंदर मैं सेल नहीं करवा सकता। तो गोल्ड बाय है या सेल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं आपको कहूँगा कि अपने फाइनेंशियल डिसीजन को आप बड़ी मोहतात होकर लीजिएगा। ऑन द मीन वाइल अगर बाइंग करनी है मैंने, तो उसका लेवल मैं बता देता हूँ, और ये है 2205 और 2200 का लेवल है। इसको मार्केट टाइप करेगी तो मैं इसको बाय करूँगा टिल 2350 मेरा टीपी है। अगर मैंने सेल करना है तो उसके लिए भी मैं वेट करूंगा कोई कंफर्मेशन का, तो फिर मैं सेल में देखूंगा। लेकिन इस टाइम मार्केट इतनी खतरनाक हुई है कि सेलिंग भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है हमें। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे मेरी तरफ से गोल्ड वीकली एनालिसिस। अब हम बढ़ते हैं शकील भाई की तरफ। शकील भाई के SMC के एनालिसिस भी हम देख लेते हैं और फिर हम एंड करते हैं। जी शकील भाई, क्या SMC के एनालिसिस है, क्या देख रहे हैं इस वीक आप? जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि 2160 के ऊपर M15 M5 के अंदर हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। असूली तौर पे तो ऐसे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिहाज से तो हमें यहाँ से इस लेवल से बाय करना है और इसका नया जो टीपी होगा हमारा 2222 के ऊपर होगा। असूल के मुताबिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिहाज से यहाँ पे हमारा एंट्री है बाय की। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे लेवल्स, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हिट हुए। जो सेल में मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं वो बिल्कुल भी नहीं चली, बिल्कुल वो नॉन वैलिड रही, क्योंकि मैंने तो दोनों तरफ सेल भी देखना होता है, बाय भी देखना होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर अभी तक जो नज़र आ रहा है या जो लास्ट वीक के अंदर नज़र आ रहा था, लास्ट वीक के अंदर भी बाय नज़र आ रहा था। बाय की मुकम्मल डिटेल मैंने बताई और उसके साथ मैंने ये भी समझा दिया अगर यहाँ पे कहीं पे चेंज ऑफ करैक्टर होता है तो फिर क्या होगा। लेकिन अब इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, H4 के अंदर अभी तक मार्केट ने कहीं पे भी अपना हायर हाई कन्फर्म नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अभी
अपना लास्ट जो लो है, लास्ट लो जो 2171 का लेवल है, मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी तो फिर इसको हम सेल के लिए जो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक हम देखेंगे कि हायर हाई कन्फर्म हो जाएगा। अब मार्केट ने हमारा हायर हाई बढ़ा दिया हुआ है तो इंड्यूसमेंट का लेवल भी चेंज हो गया। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में H4 के अंदर बाय का स्ट्रक्चर चल रहा है और मुझे अगर इसमें ट्रेड लेनी है, सबसे फर्स्ट लास्ट हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। अगर यहाँ पे मार्केट इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट करती है तो यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा रिवर्स साइन देगी हमें। रिवर्स की ट्रेड किस तरह से मिलेगी और बाय की ट्रेड कहाँ पे मिलेगी इसको जानते हैं M15 के ऊपर चल के। M15 के ऊपर सबसे पहले तो हमारे पास जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने उसको टैप किया लास्ट वीक 2159 का लेवल, तो मार्केट ने बड़ी अच्छी मूव दी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ और अब मार्केट में जो M15 के अंदर इंड्यूसमेंट है 2217 के ऊपर है। मार्केट स्टार्ट होगी, इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी और फिर मार्केट में एक सेल की तरफ हमें मोमेंटम नज़र आएगा। लेकिन ये जस्ट पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस तरह से मूव दे। 50% चांसेस है कि मार्केट इसी तरह से मूव देगी। लास्ट जिस जगह से मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये हम इस चीज़ को पता है, लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अपना हाई लगाया, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, लो क्रिएट करने के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक हिट करने के बाद फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। मैं इस दफ़ा भी यही देख रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट H4 के अंदर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी क्रिएट हो, मार्केट दोबारा से सेल साइड में और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर M15 के अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने अपना हाई लगा लिया 2234 का, 2237 का। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट दोबारा इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी 2217 के ऊपर और उसके बाद मैं इसको दोबारा से बाय के लेवल्स कौन से हैं, 2194 के ऊपर हमारा डिसीजनल POE फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है और एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए तो 21660.67 के लेवल के ऊपर है। तो अब मैंने ट्रेड किस तरह से करनी है। फर्स्ट, अगर मार्केट यहाँ पे मुझे 2233 के लेवल के ऊपर कैंडल स्टिक के बिहाफ के ऊपर कोई पैटर्न बना दे, लिक्विडिटीज तो स्वीप होने का चांस जो वो तो गुजर गया, क्योंकि जो H4 के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी, M30 के अंदर लिक्विडिटी स्वीप हो रही थी, जिस बिहाफ के ऊपर हम ये ट्रेड बनाए, हमने ये लास्ट टाइम सेल किया था इसको। लास्ट टाइम लाइव स्ट्रीम के अंदर हमने इस लेवल से इसको सेल किया, लेकिन TP1 ही हिट करवा पाए और TP2 अपना हिट नहीं करवा पाए और उससे पहले ही SL हिट हो गया। अब मैं देख रहा हूँ कि अगर मार्केट ने इसको क्रॉस किया है, क्लोजिंग इससे अबव है, अब क्लोजिंग अबव है तो मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी M15 के ऊपर। बेसिकली मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ दोबारा से, मुझे अभी तक सेल की कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बायर हूँ। इस जिस लेवल के ऊपर 2237 के ऊपर मार्केट दोबारा से टैप करती है और मुझे शॉर्ट टर्म के लिए स्कैल्पिंग के लिए कोई टेक्निकल में कुछ मिल जाता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं बात करूँगा, टेक्निकल में कुछ मिल जाता है तो फिर तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर पाऊँगा। अदरवाइज मुझे अभी तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिहाज से ना ही H4, ना ही M15, ना ही M5 के अंदर कोई सेल की कन्फर्मेशन नहीं है। और अब तो M15 के ऊपर मुझे फिल वक्त भी सेल की कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगी 2218 के ऊपर तो फिर ही मैं इसको यहाँ इन लेवल्स के ऊपर सेल कर पाऊँगा, अदरवाइज मुझे कैंडलस्टिक की मदद से ही सेल करना होगा। यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट होगी 2218 के ऊपर तो फिर मैं इसको सेल करूँगा। सबसे पहले TP1 मेरा 2194 होगा और इसी लेवल के ऊपर मैं अपनी बाई की एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा अगर मुझे कन्फर्मेशन मिल जाती है। अदरवाइज़ मैं वेट करूँगा और 2166 के ऊपर अपनी फाइनल अपनी ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा बाय की, जो कि वैलिड है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है M15 के अंदर। तो इसी लिहाज से हमने लास्ट टाइम जो चार्ट अपने पास देखा था वॉल्यूम बेस के ऊपर, वॉल्यूम भी हमारे पास 64 के लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा था, मार्केट ने कन्फर्मेशन दी और यहाँ पे हमने इसको बाय किया। एक तो हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का 2159 का लेवल था, दूसरा वॉल्यूम बेस था 2166 के ऊपर। मैंने बोला था कि मार्केट यहाँ से अगर क्रॉस करे, कन्फर्मेशन दे तो हमें इस लेवल से बाय करना है और मार्केट ने उस लिहाज से बहुत अच्छी कन्फर्मेशन दी, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन, दोबारा से रीटेस्ट किया इसको और फिर बाय की तरफ। वॉल्यूम बेस के ऊपर भी हमने विन किया और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी। अब बिल्कुल साफ़ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो लास्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, मुझे इस लेवल से कहीं सेल की ट्रेड तलाश करनी है और 2194 के लेवल से या 2166 के लेवल से बाय की ट्रेड्स को तलाश करना है। अगर मार्केट में कुछ वीक मंथ के स्टार्ट के ऊपर कहीं करेक्शन आती है
तो अगर मार्केट M15 के ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर का साइन देती है 2156 के लेवल को क्रॉस करके, तो फिर वो मेरे H4 के जो लेवल्स हैं ना वो हिट हो जाएंगे। फिर वो H4 के लेवल्स के ऊपर मैं ट्रेड करूँगा बाय की। 2087 2050 के ऊपर मैं बाय की तलाश करूँगा, फिर मैं रुक जाऊँगा। तो अभी तक जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के लिहाज से मुझे जो नज़र आ रहा था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अभी तक मार्केट का जो हाई वॉल्यूम है वो 2066 के ऊपर है। तो मैं देख रहा हूँ कि मार्केट दोबारा से 2066 को टैप करेगी। तो उसी लिहाज से मेरे पास इस लेवल से 2037 से दो एविडेंस निकल के आ रहे हैं सेल के लिए, और बाय के एविडेंस जो है मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शेयर कर दिए किन किन लेवल से हम लोग बाय कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज जो मैंने चार्ट के अंदर देखा और समझा और मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई और बिल्कुल इनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोग बनाएंगे। लास्ट के ऊपर मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड बनाएं। अगर आपका मनी मैनेजमेंट का प्लान नहीं है तो हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे फ्री में आप लोगों को मनी मैनेजमेंट का प्लान, ट्रेडिंग प्लान, साइकोलॉजी के ऊपर मुकम्मल ट्रेनिंग दूंगा इंशाल्लाह। तो बने रहें forex ustad.com के साथ, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।